कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लाइव मिल रहे हैं। तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास चलते हैं। देखिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अहमदाबाद के नरोड़ा में रोड शो चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कि एक झलक पाने के लिए हमें कह सकते हैं कि सड़कों पर सैलाब उमड़ गया है। लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, लोग सड़क के किनारे इंतजार करते हुए, और इतने बड़े रोड शो से जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं वो ये दिखाती हैं कि कितना कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने गुजरात के लोगों के साथ है, अहमदाबाद के लोगों के साथ है, और साथ ही साथ कितनी गहरी है जड़ें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की, जिसने इतना बड़ा रोड शो का आयोजन किया है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है राजनीतिक लिहाज से कि दूसरा जो चरण है उसमें मध्य गुजरात, जिसमें अहमदाबाद और गांधीनगर की विधानसभा सीटें आती हैं, उत्तर गुजरात में विधानसभा जो चुनाव में मतदान जो होना है दूसरे चरण में वो इसी मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में होना है। और वहां पर अब बीजेपी अपना सारा फोकस लगाए हुए है, सारा जोर लगाए हुए है। हम जानते हैं कि आज ही प्रधानमंत्री ने 3 जनसभाओं को संबोधित किया है। अशोक इस बारे में जिक्र कर रहे थे कि जो युवा है वो भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री अपनी चुनावी जनसभाओं में इस बात का जिक्र करते नजर आए हैं कि किस तरह से 20-21 साल का जो युवा है वो इस बात को जानता भी नहीं है किन किन समस्याओं को हल किया गया है गुजरात में, कितनी चुनौतियों का सामना गुजरात की मां बहनों को करना पड़ता था। जहां तक पानी का सवाल है, आज घर घर पानी पहुंचा है, नर्मदा का पानी उन इलाकों में पहुंचा है जो एक तरह से देखें बहुत कम पानी वाले इलाके माने जाते थे। तो गुजरात की समस्याओं को एक एक कर जिस तरह से हल किया गया है। शैलेंद्र, जब आप माँ बहनों की बात करके आपने पानी का जिक्र किया तो यहाँ पर ये भी बड़ा एक जो है जरूरी तथ्य है। सिर्फ नरेंद्र मोदी बीजेपी की जो एक इस वक्त बीजेपी की टोपी लगाए हुए और फूलों से सजे इस कार में बहुत बड़ा इशू लॉ एंड ऑर्डर का था। मतलब गुजरात सहित गुजरात के कई इलाकों में, कई डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में जो है ना, जो बूट लेकर होते थे, शराब के व्यापारी होते थे या फिर जो अलग अलग तरह के जो माफिया होते थे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया का राज होता था। और अहमदाबाद जैसे शहर में ये और चलिए बढ़ेंगे आगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं डूंगरपुर से। ये बड़ी खबर है। यहाँ एक महिला ने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि घर में फांसी लगाकर महिला ने आत्महत्या की। सदर थाना क्षेत्र के छेला केरवाड़ा गांव में ये घटना सामने आई है। इस महिला ने ये कदम क्यों उठाया, इसके कारण अभी सामने नहीं आए हैं। उनका जो पति है वो उदयपुर में मजदूरी का काम करता है। पुलिस ने पति और पीहर पक्ष को इस घटना के संबंध में सूचना दे दी है। महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। घर में फांसी लगाकर महिला ने खुदकुशी की है, लेकिन उसने ये कदम क्यों उठाया, इसके कारण अभी सामने नहीं आ पाए। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। उसका पति उदयपुर में मजदूरी का काम करता है, उसे सूचित कर दिया गया है। पीहर पक्ष को भी सूचना दे दी गई है कि एक महिला जिसका नाम सुमित्रा, पत्नी देवीलाल, उम्र 25 वर्ष, ने अपने 2 बच्चों के साथ फांसी खा ली है। कमरे का गेट अंदर से बंद है। अभी उसके परिजनों को सूचित किया गया, उसके जो पीहर पक्ष वाले हैं उनको बुलाया गया है, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। उनके पहुंचने के बाद किवाड़ खोलकर और जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। और सहयोगी जयेश इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जयेश, पुलिस की प्रारंभिक जांच क्या कह रही है? देखिए, ये घटना आज दोपहर की, जब उसका घटना तो रात की बताई जा रही है, लेकिन जब खुलासा दोपहर तक जो सुमित्रा घर से बाहर निकली, उसके बाद उसकी जेठानी घर पर देखने गई, तब हुआ। जेठानी ने जाली से देखा कि 3 शव लटके हुए थे। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और मृतका का जो पति उदयपुर में मजदूरी करता है उसको सूचना दी थी। साथ ही पीहर पक्ष को भी, जो केशरियाजी में रहते हैं, ऋषभ देव उदयपुर जिले में पड़ता है, वहां रहते हैं, उनको भी सूचना दी थी। अभी ताजा जानकारी मिली है कि मृतका का जो पति है वो उदयपुर से अपने घर पहुंच गया है
और लेकिन जो है पीड़ित पक्ष के लोग अभी तक नहीं पहुंचे। ऐसे में पुलिस एहतियात बरत रही है कि जो भी परिजनों के जो भी आरोप प्रत्यारोप या जो भी बात आएगी, इसके लिए अभी तक दरवाजा नहीं खुला है और पीड़ित पक्ष के आने के बाद ही दरवाजा खोलकर शव उतारे जाएंगे। पति की स्थिति जो है अभी बात करने जैसी नहीं है। ऐसे में क्या कारण रहे होंगे इसको लेकर के अभी किसी भी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन पुलिस मौके पर मौजूद है और पीड़ित पक्ष के आने के बाद में शव उतारे जाएंगे और उसके बाद ही पूछताछ होगी और इस पूरे मामले का खुलासा होगा कि क्या कारण रहे थे आखिर इन तीनों के आत्महत्या के। लेकिन ये जो घटना स्थल है, क्या वहां पर ये देखकर पता चल रहा है कि मां ने बच्चों को समझा बुझाकर उनको भी इस कदम में जोड़ा या फिर उनके साथ जबरदस्ती की और फिर खुद आत्महत्या की है? एग्जैक्टली वहां पर क्या टर्न ऑफ इवेंट्स रहे हैं? घटना घर के अंदर 3 ही लोग थे और बच्चों की उम्र जो है वो एक का 4 साल है और दूसरे की 5 साल है। ऐसे में ये कयास लगाया जा सकता है कि पहले मां ने बच्चों को फंदे पर लटकाया होगा और फिर खुद ने सुसाइड किया होगा। हालांकि ये कयास है, अपन इसकी पुष्टि नहीं कर सकते और जैसे ही शव उतारे जाएंगे इसके बाद में पुलिस जो भी जांच करेगी उसके बाद में ही इस चीज का खुलासा हो पाएगा कि आखिर में मां ने ये बच्चों को पहले लटकाया या बच्चे अपने हाथ से लटके, जो भी खुलासा बाद में ही हो पाएगा। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर सिरोही से मिल रही है। सिरोही में पुलिस कांस्टेबल हिरासत में लिया गया है। हरियाणा पुलिस ने दबिश देकर इस कांस्टेबल को हिरासत में लिया। कांस्टेबल देवेंद्र रावल नाम सामने आ रहा है। एक अपराध में इसकी भूमिका संदिग्ध होने का आरोप सामने आ रहा है। हरियाणा पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि हरियाणा पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई है। हरियाणा पुलिस ने सिरोही में एक पुलिस कांस्टेबल को हिरासत में लिया है। हालांकि सिरोही पुलिस की ओर से अभी तक इस पर किसी तरह का कोई जवाब सामने नहीं आया है। क्या उन्हें यह खबर थी? अगर खबर नहीं थी तो क्या बिना कोऑर्डिनेशन के इस कार्रवाई को हरियाणा पुलिस की ओर से अंजाम दिया गया? आरोप जो कि पुलिस कांस्टेबल है, जो बात निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से, उसके लिहाज से कहा जा रहा है कि एक अपराध में इसकी भूमिका को संदिग्ध पाया गया है। लेकिन कौन सा अपराध और किस तरह से इसकी भूमिका संदिग्ध हुई है यह भी अब तक सामने नहीं आया है। बहरहाल बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर झुंझुनू से, यहां 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए। सूरजगढ़ पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी दीपेंद्र राजपूत और प्रवीण मेघवाल अरेस्ट हुए। पुलिस ने दोनों बदमाशों को पिलानी से गिरफ्तार किया। बलौदा सरपंच पति पर जानलेवा हमला मामले में ये वांछित थे। काफी समय से इन्हें तलाशा जा रहा था। आखिरकार ये कानून की गिरफ्त में आए हैं। झुंझुनू पुलिस ने दोनों पर इनाम भी घोषित कर रखा था। बात करते हैं टीचर्स की कमी के चलते छात्रों के संग्राम की। भीलवाड़ा के एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पद और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में आक्रोश है। उन्होंने सरकारी स्कूल पर ताला चढ़ दिया। करीब 2 घंटे प्रदर्शन किया। पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे, समझाइश की। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने कहा लंबे समय से शिक्षक का पद खाली है, जिससे पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। की वजह इनके एक तो 3 शिक्षकों के पद रिक्त होने से इन्होंने जो मांग की है उसके हिसाब से आगे सीडीओ साहब को भी बता दिया गया है कि ये पद अपने को यहाँ व्यवस्था एक बार टीचर्स की करके इनको अर्धवार्षिक की उसकी तैयारी पूरी कराना। देखिए, हाल के दिनों में प्रदेश में कई जिलों से इसी तरह की खबरें सामने आई हैं। शिक्षकों के पद रिक्त हैं, ऐसे में बच्चों को भारी दिक्कतें आती हैं। और जहां तक कुछ बुनियादी सुविधाओं की बात है, जैसे कहीं पानी की समस्या, कहीं किसी और तरह की, इन्हें लेकर भी छात्रों का आक्रोश सामने आ रहा है। ग्रामीणों का, अभिभावकों का उन्हें पूरा साथ मिल रहा है। और इसी कड़ी में जो ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं वो भीलवाड़ा शहर के एक सरकारी स्कूल की है, जहां पर शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं, शिक्षक नहीं है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और यही बात इन्हें परेशान कर रही है।
बात अजमेर की, जहां पड़ाव अनाज मंडी के व्यापारियों ने अपने अपने दुकान बंद रखे। मांग है सभी ठेला चालकों को वेंडिंग जोन बनाकर ठेला खड़ा करवाया जाए। दरअसल ठेला चालकों और व्यापारियों के बीच पड़ाव क्षेत्र में मारपीट की घटना आई थी। व्यापारियों का कहना है सैकड़ों की संख्या में ठेला चालक अव्यवस्थित रूप से दुकानों के सामने खड़े होते हैं, जिस कारण आम लोगों का निकलना दूभर हो जाता है। इसे लेकर नगर निगम में शिकायतें की, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। इस कारण आए दिन झगड़े की नौबत बन जाती है। एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। जैसे कि व्यापारी, हमारे व्यापारियों के सामने अगर ग्राहक आ जाए तो उस समय ठेला वालों को अपना ठेला हटा लेना चाहिए। गाली गिलोच, जबरदस्ती करना, ग्राहकों से दादागिरी करना, ये गलत बात है। हम तो ये कहते हैं कि जैसे गरीब लोग हैं ठेले वाले, तो आपस में कोऑपरेट करके चले, बस हमारा यही मानना है। और ये जब बाजार जब तक नहीं खुलेगा, नगर निगम जाके अभी मांग करी जाएगी व्यापारियों के द्वारा, और सारे पार्षद लोग भी जा रहे हैं और ये मांग करेंगे नॉन वेंडिंग जोन में जो ठेले खड़े होते हैं उनको, ठेलों को हटाया जाए। वेंडिंग जोन में जो खड़े हैं उनको बिल्कुल खड़ा रहे, यथास्थिति रखी जाए। शहीद की वीरांगना ने अपने जेठ पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए करौली कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। आरोप है शहीद के लिए मिले पैकेज की राशि को भी जेठ ने जमीन खरीदने के नाम पर हड़प लिया, साथ ही मारपीट कर घर से निकालने और तरह तरह से परेशान करने के आरोप हैं। शहीद की पत्नी का कहना है कि बार बार पुलिस प्रशासन को शिकायत दी पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मामले की थाने में एफआईआर दर्ज है। टोडा भीम के कंजौली गांव निवासी राधा देवी ने बताया कि उनके पति जाट रेजिमेंट में सेवारत थे। सैनिक अतर सिंह 28 दिसंबर 2001 में करगिल में शहीद हुए थे। उन्हें नौकरी भी मिली, लेकिन अभी वह प्रताड़ना के कारण नौकरी करने तक नहीं जा पा रही। सच्ची मैं घर से परेशान हूँ। मेरा जेठ जी अमर सिंह, उसने मेरे घर से निकास दी मार पीट करके। मेरा सब चीज छीने चाहता है, मेरे का आगे पीछा करता है, मेरे को घर पे नहीं रुकने देता है। मेरे साथ में मेरे बेटी के साथ मारपीट करता है, हर रोज ही ना उतारू रहता है, दारू पीता है। पुलिस में शिकायत की, कार्रवाई नहीं हुई? पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने मेरी अभी तक भी। मेरे पिताजी 12 जाट में शहीद हुए, तभी से ही हमारे ताऊ जी हैं, वो हमें, मेरी मम्मी को और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और हमारे साथ मारपीट करते हैं और कई बार उन्होंने हाथापाई भी की है। और हमने पुलिस वालों को भी कई बार रिपोर्ट दी है, उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उठाया है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। लालगढ़ शमशान भूमि में मासूम का शव मिलने के मामले में यह बड़ी खबर। मासूम के परिचित जयपाल ने ही शराब के नशे में हत्या की थी। दुष्कर्म के इरादे से आरोपी बच्ची को बहला फुसला कर ले गया था। मासूम की हत्या से लालगढ़ वासियों में खासा आक्रोश है। श्रीगंगानगर एएसपी सतनाम सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया। देखिए, आज शाम 5 बजे के आसपास पुलिस पीसी कर इस मामले का खुलासा करने वाली थी। पुलिस मीडिया से मुखातिब हुई और इसे पूरा केस बताया कि आखिर रहा क्या है। लालगढ़ शमशान भूमि में मासूम का शव मिला था। इस मामले में को लेकर लालगढ़ वासियों में खासा आक्रोश देखने को मिला था, प्रदर्शन भी उनका देखने को मिला था। वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने यह खुलासा किया है कि मासूम का ही एक परिचित जयपाल, वो शराब के नशे में धुत था और शराब के नशे में ही उसने इस मासूम को मार डाला। बताया यह भी जा रहा है कि दरअसल वो शराब के नशे में था और बच्ची को बहला फुसला कर दुष्कर्म के इरादे से अपने साथ ले गया था और उसकी हत्या कर दी। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। और श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान में बुधवार दोपहर घर से लापता 9 वर्षीय मासूम बच्ची का शव मिला और मेडिकल संचालक से लूटपाट के मामले के बाद लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। थाने के बाहर धरना दिया। इनका कहना है स्थानीय पुलिस की लापरवाही के चलते अवैध नशे का कारोबार फल फूल रहा है, असामाजिक और आपराधिक तत्व सक्रिय हो रहे हैं। अब मर्डर की बात है, मर्डर तो उसका हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन रेप के बारे में भी मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही पुष्टि होगी रेप की घटना के बारे में। बाकी हमने जो इसमें शामिल व्यक्ति है उसको हमने राउंड अप कर लिया है, उससे हम और गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होने के बाद जो साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। पहले पत्नी का इंश्योरेंस कराया, फिर कुछ वक्त तक इंतजार किया, फिर एक दिन मौका देख अपनी साजिश को अंजाम दिया। 7 जन्मों तक जीने मरने की जिसके साथ कस्में खाई उसी को ठिकाने लगा दिया 2 करोड़ के इंश्योरेंस क्लेम के लिए।
जयपुर में चौंकाने वाला मामला ये सामने आया। एक पति ने बीमा के 2 करोड़ रुपए के लिए पत्नी और साले का मर्डर करवा दिया। तरीका इतना शातिर था कि पहले पूरा मामला सड़क हादसा लगे, लेकिन पुलिस जांच में केस मर्डर का निकला। सूत्रधार इसका पति था। लड़की जो शालू है मृतका, उसका पति महेश वही मुख्य सूत्रधार था। मुख्य सूत्रधार ऐसे था कि कॉन्स्पिरेसी सारी उसकी थी। उसके बाद जो प्लानिंग थी कि एक्सीडेंट किस तरीके से किया जाएगा, गाड़ी का इंतजाम कैसे किया जाएगा, वो वाली जो है वो उसने मुकेश के साथ मिलके की। उसने महिला को कॉन्फिडेंस में लिया। कॉन्फिडेंस में लेने के बाद उसको बताया कि मैंने एक मन्नत मांगी है, उस मन्नत के हिसाब से एक पर्टिकुलर मंदिर है, उस मंदिर पे आपको 11 बार जाना होगा और हर बार आपको बाइक पर बैठकर ही जाना होगा। राजस्थान में मौत की स्पीड से भागती कारों से लगातार एक्सीडेंट की खबरें सामने आती हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है राजसमंद जिले के खमनोर इलाके का। यहां करीब 120 की स्पीड से दौड़ रही कार ने सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार को जोरदार टक्कर मार दी। कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं दुकान के बाहर खड़ा पेड़ भी टूटकर गिर गया। बताया जा रहा है ड्राइवर नशे में था, जो हादसे के बाद फरार हो गया। देखिए तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर, किस तरह रफ्तार सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रही है। ये देखिए वो पेड़ जो कि दुकान के बाहर था वो भी टूटकर गिर गया। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कार की स्पीड कितनी थी। वहीं इस वाइड एंगल शॉट को अगर आप देखेंगे, पेड़ से टकराने के वक्त पास में ही एक आदमी और एक बच्ची खड़ी। आदमी ने तुरंत बच्ची को अपनी तरफ खींचा, वो बच्ची बाल बाल बची। उदयपुर की हिरणमगरी थाना इलाके में मुख्य मार्ग पर बैंक का कैश ले जाने वाली एक गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी ने फल सब्जी ठेले वालों को चपेट में लिया। 5 से 6 दोपहिया वाहन भी चपेट में आ गए। फिलहाल 2 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उदयपुर से बड़ी खबर है। तेल से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। चालक और खलासी को हादसे में चोटें आई हैं हल्की फुल्की। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल हो गया था, जिस वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची। गोंगुदा पिंडवाड़ा हाईवे पर यह घटना सामने आई। जयपुर से बड़ी खबर, एसएमएस अस्पताल से राहत की खबर है। ब्लड बैंक में स्टोर किया जा सकेगा 30,000 यूनिट ब्लड। एसएमएस अस्पताल में एक साथ 180 टेस्ट किए जा सकेंगे। अब मरीजों को 60 मिनट में रिजल्ट भी मिलेगा। एसएमएस अस्पताल में ब्लड स्टोरेज कोल्ड रूम की शुरुआत हो गई है। देखिए ये बड़ी खबर है, हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई। एसएमएस अस्पताल से ये खबर सामने आ रही है कि ब्लड स्टोरेज कोल्ड रूम की शुरुआत हो गई है। ऐसे में अब ब्लड बैंक में 30,000 यूनिट तक ब्लड यहां स्टोर किया जा सकता है। साथ ही एक साथ 180 टेस्ट भी यहां किए जा सकेंगे और इंतजार नहीं करना होगा। लगभग 60 मिनट में आपको टेस्ट का रिजल्ट, टेस्ट का नतीजा भी मिल जाएगा। और भरतपुर से बड़ी खबर है, पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। यहां पानी की टंकी में डुबाकर मासूम की हत्या की गई थी। मामी ही मासूम की हत्यारी निकली। 1 नवंबर को 2 साल के बालक का टंकी में शव मिला था। मामी ने बच्चे को पानी की टंकी में डुबोया था, जिससे मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी मामी को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है।
और ब्लाइंड डबल मर्डर केस में अपडेट है। हरमाड़ा में शानू राजू हत्याकांड मामले में यह बड़ा अपडेट। आरोपी पति समेत 4 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेगी। पति ने पत्नी और साले की हत्या करवाई थी। 2 करोड़ का बीमा क्लेम पाने के लिए यह हत्या करवाई गई थी। और डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक ट्रक से 25 लाख की चंडीगढ़ निर्मित शराब पकड़ी। ये शराब गुजरात चुनावों में बांटने के लिए ले जाई जा रही थी। इसकी तस्करी की जा रही थी, जिसे रतनपुर बॉर्डर पर पकड़ लिया गया। ट्रक से 320 कार्टन अवैध चंडीगढ़ निर्मित शराब मिली। पुलिस ने शराब के साथ ट्रक को जब्त किया। आरोपी ट्रक ड्राइवर अलादान चावड़ा निवासी पोरबंदर गुजरात को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सीआई अनिल देवल ने बताया कि अवैध शराब को गुजरात चुनावों में बांटने के लिए ले जाया जा रहा था। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुनिए, जयपुर से मिल रही है। सरकार और गुर्जरों के बीच आज जो वार्ता चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। और देखिए, मीडिया से मुखातिब हैं मंत्री अशोक चांदना, विजय बैसला। आपकी टीवी स्क्रीन पर इन लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जो थे वो जनरल ओबीसी के बराबर एमबीसी के रखे गए थे। वहां एससी और एसटी को विशेष शिथिलता दी गई है पूर्व में। उसी विशेष शिथिलता को एमबीसी वर्ग को भी दिया जाएगा और भविष्य में ये भर्तियां उस शिथिलता के अनुसार पूरी भरेंगी। इस प्रकार की भी आज चर्चा हो गई है और इस नियम को भी भविष्य की सभी भर्तियों में लागू किया जाएगा। रीट 372, 233, नर्सिंग 2013 और 1250 पदों की पदोन्नति के संबंध में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जिसमें चारों विभागों के बड़े अधिकारी सारे नियम देखकर इसमें किन किन के अंदर जल्द से जल्द सहूलियत दी जा सकती है। 1 महीने का समय कमेटी को दिया गया है कि 1 महीने के अंदर उनको फैसला कर देना है और जो फैसला कमेटी के आएगा उसको तुरंत लागू सरकार करेगी। ये भी आज की मीटिंग में तय हो गया है। केसेस के ऊपर भी हम लोगों ने तय करके इसमें बता दिया गया है। छात्रवृत्ति योजना की जो पेंडेंसीज थी वो तकरीबन जब आरक्षण संघर्ष समिति ने उनका मेमोरेंडम दिया, हमें इस बात की खुशी है कि मेमोरेंडम दिया और अभी से 70 से 80% तो छात्रवृत्तियां निकल चुकी हैं। बाकी छात्रवृत्तियां भी मुश्किल से मुश्किल 15 दिन के अंदर सारी निस्तारण कर दी जाएंगी। इसके ऊपर चर्चा और सहमति बन गई है। गुरुकुल योजना के संबंध में भी कुछ पॉइंट्स आरक्षण संघर्ष समिति ने उठाए हैं। उस योजना का 3rd पार्टी इन्वेस्टिगेशन होगा। जांच समिति बैठकर इसके ऊपर रिपोर्ट देगी और जो नए सुझाव भी आएंगे उसमें सुधार करने के लिए उन सब सुझावों के ऊपर जल्द से जल्द जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर कार्रवाई सरकार करेगी। एक बहुत बड़ी और सौगात जो मैं मानता हूँ कि चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल महाविद्यालय में जो राजकीय सीटें हैं राजस्थान की, उसमें एससी एसटी के ही तर्ज पर एमबीसी वर्ग को भी ट्यूशन फीस की छूट एससी एसटी की तर्ज पर ही दी जाएगी। ये भी मैं समझता हूँ कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी मलहम के रूप में, एक बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में होगा। और मुझे तो ये बताते हुए खुशी है कि जो भी पॉइंट्स आरक्षण संघर्ष समिति के थे उन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सब पॉइंट्स के ऊपर पॉजिटिव वो रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को 90% पॉइंट्स को समाधान तुरंत करवाने का और फैसला लेने का काम हुआ। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ और मैं बधाई देना चाहता हूँ आरक्षण संघर्ष समिति को भी कि आप लोगों ने जो पॉइंट्स उठाए और जो बारीकियाँ पकड़ी, जो विसंगतियाँ थी, जो कुछ कमियाँ थी, उनको आपने अच्छे से पकड़ा और उस वजह से कई पॉइंट्स के ऊपर सरकार का भी ध्यान आकर्षण हुआ और भविष्य में इस प्रकार की विसंगतियाँ और इस प्रकार की कमियाँ नहीं रहे, इसके ऊपर भी सरकार काम करेगी।
सर अब तो क्या माना जाए, भारत जोड़ो यात्रा का जो स्वागत सत्कार होगा उसमें तमाम एमबीसी समाज के लोग भी शामिल होंगे। आप लोगों ने 4 दिन की जो मशक्कत रही, जो एक्सरसाइज रही, वो सफल होती है, पूरी तरह से सफल मान रहे हैं आप अपनी नजरिए से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक सफल यात्रा है। जो राहुल जी देश में, आज कोई चुनाव नहीं है, आज कोई वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, कोई वोट की चुनाव की रैली नहीं है। उनका केवल ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम मत लड़ो, गुजर मीणा मत लड़ो, जाट राजपूत मत लड़ो, नफरत की राजनीति खत्म होनी चाहिए, प्यार सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, मान सम्मान की राजनीति होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि देश का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो ये चाहता है कि राष्ट्र तभी मजबूत हो सकता है जब उस राष्ट्र में प्यार मान सम्मान का संचार हो। और एमबीसी की तरफ से यात्रा के संबंध में क्या रहेगा, मैं समझता हूं कि भाई विजय बैसला जी उसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो आप ये मंत्री जी, आप ये मान रहे हैं कि आपके और आपकी टीम के एफर्ट्स रहे कि इतनी पुरानी जो मांगे रही, इस पर आप लोगों ने काम किया, मुख्यमंत्री के बीच में एक सेतु का आप लोगों ने काम किया, आपकी टीम का पूरा क्या, किस तरह से आपकी टीम? मैं समझता हूँ कि आरक्षण संघर्ष समिति ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, निरंतर संघर्ष किया है और अपने मुद्दों के ऊपर मजबूती से डटे रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल रखते हुए हर समस्या का समाधान करने की मानसिकता रखते हुए हमें दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं और उसी वजह से ये समाधान हो सका। बैसला साहब बताइए सर, क्या किस तरह से रहा, देखते हैं आप 4 दिन की इस वार्ता को और लंबा संघर्ष रहा आपको? जब कोई वार्ता लंबी चलती है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल के आता है। अब आप ये देखिए कि बहुत सालों से संघर्षरत रहे हम बैकलॉग के लिए। हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बैकलॉग की। बैकलॉग ऑफिशियली राजस्थान में इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ था, तो मिलेगा कैसे? टेक्निकल बैकलॉग की बात कर रहा हूँ। तो आज मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को और अशोक जी को, जिन्होंने खूब मशक्कत करके, और पूरी टीम को, अवाना जी, यादव जी और कल्ला साहब को और सबको, पूरी ब्यूरोक्रेसी को। झगड़े काफ़ी हुए, झगड़े होते हैं तभी तो कुछ रिजल्ट निकलता है, नहीं तो अब चुपचाप बैठे रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होता। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट बैकलॉग इम्प्लीमेंट हो रहा है एमबीसी कम्युनिटी के लिए, क्लास के लिए। ये राजस्थान में आने वाले एमबीसी समाज की आने वाली नस्लों के लिए और युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा, मैं इतना जानता हूँ। कर्नल साहब का सपना था कि बैकलॉग हमारे राजस्थान में एमबीसी के लिए इम्प्लीमेंट हो। जैसे एससी और एसटी बैकलॉग का बेनिफिट लेते हैं, वैसे एमबीसी समाज भी बेनिफिट ले। तो ये आज हुआ, इसका अनाउंसमेंट हुआ, मेरे ख्याल से जल्द, बहुत जल्द हो जाएगा। ये 1252 बच्चे जो थे, जो 900 बच्चे जिनका प्रमोशन हो गया है और प्रोसेस में आ गए हैं, उसमें 350 बच्चे रह गए हैं और डीपीसी भी उसकी आने वाली है, शुरू होने वाली है 4-5 दिन में। उसके ऊपर भी बहुत पॉजिटिव रुख है और आई एम होपिंग कि सेम वर्क, सेम पैरिटी, सेम प्रिंसिपल्स के तहत उनका भी कार्य जल्दी हो जाएगा, जो कि हमको आश्वासन मिला है। और एक बात ये मान लीजिएगा, मैं इतना जानता हूँ, everything cannot be black and white. A lot of things are gray in life. It is our job to make that gray black and white. और वो हम लोग बैठ करके कर लेंगे, हम सब मिलके कर लेंगे। जो बातें थी 35% से 40% से 35% करने की कंप्यूटर भर्ती और बाकी आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मूविंग अहेड, अगर सारे के सारे एग्जाम्स की पात्रता अगर 35% पे हो जाती है एमबीसी समाज के लिए, इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। फिर आप और बाकी समाज एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आकर के compete करेंगे। हमारा जो हम पूरी संघर्ष समिति है और जो भाई साहब बैठे हैं, हमारा कोई ध्येय किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। आने वाली यूथ के लिए, आने वाली नस्लों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में फ्लरिश करने के लिए और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए वेयर दे कैन एक्चुअली फ्लाई विद देयर विंग्स ओपन एंड टुवर्ड्स अ फ्यूचर व्हिच इज मोर ब्राइट, मोर पॉजिटिव। ये हमारा ध्येय, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जो भर्तियां प्रक्रियाधीन रही हैं, जो रीट 2000 ये अपनी 33 की हैं और रीट की 233 हैं, 372 हैं और नर्सिंग 2013 हैं और बाकी बहुत सारी भर्तियां जो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लोग आते हैं मेरे पास। तो उन सब के लिए हमने कमेटी एक बन गई है, उसके अंदर बैठ करके 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। टाइम बाउंड रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम, ये एक नई शुरुआत है क्योंकि जनरली कमेटीज बनती हैं फिर पता नहीं क्या होता है। 30 डेज का टाइम लाइन है, सब मशक्कत करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे।
केसेस की जो बात है उसमें कुछ केसेस ऐसे हैं जो बेलेबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉन बेलेबल हैं। जो बेलेबल हैं वो इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाएंगे, जो नॉन बेलेबल हैं उनकी प्रक्रिया करके निकालेंगे। बट हमारा ध्येय ये जो हमने सबने बैठ के बात करी है कि आने वाले करीब 30 से 60 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 70 to 80% केसेस का हम निस्तारण कराएंगे, जिससे कि जो बच्चे जिनके ऊपर केस लगे हैं और वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको कम से कम ये स्ट्रेस तो खत्म हो जाएगा कि वो उनके ऊपर केसेस लगे हुए हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू से कि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो अभी तक राजस्थान में एमबीसी समाज के लिए हुई ही नहीं थी। एक पत्थर की लकीर, एक मील का पत्थर आज लगा है। हमको जो दिखने में बहुत छोटा लग रहा होगा उसका रिजल्ट आज से आने वाले 5 या 10 साल के बाद जब हम देखेंगे तो हम जब पीछे मुड़ के देखेंगे वी विल ऑल बी स्माइलिंग एंड विल बी हैप्पी फॉर व्हाट हैज बीन डन। सो आई थैंक एवरीबॉडी। भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत सत्कार का कोई कार्यक्रम आप लोग बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने चेतावनी दी थी कि हम भारत जोड़ो यात्रा को रोकें, क्या कहना चाहेंगे? हमने ये कहा था कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, 2019 और 2020 के समझौते लागू नहीं हुए तो हम विरोध करेंगे, यही कहा था हमने। तो अभी तो हो गए, अब क्या बचा? सहमति सभी मांगों पे हो गई सहमति? हाँ, मोर और लेस हो गई है। कुछ ना कुछ तो रह जाता है कभी ना कभी, कुछ बाद में हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। बट मोर और लेस वी आर हैप्पी फॉर व्हाट इज हैपनिंग। 233 अभ्यर्थियों का हो गया सॉल्यूशन? 233 अभी बताया ना, आप सुना नहीं आपने शायद। 233 के ऊपर कमेटी बैठेगी। इट इज नॉट एन ईजी डिसीजन टू मेक। अगर ये ईजी डिसीजन होता तो हम कोर्ट में नहीं होते। एवरीथिंग एज आई सेड, लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, लॉट ऑफ ग्रे इन इट। आपने कहा था समझौता हो जाएगा तो मंत्रियों को हाथी पे बिठाएंगे। हाँ, मैं ढूंढूंगा अभी, हाँ मेरे मिल जाएगा तो ले आऊंगा। तो आज के मार्ग के चलते विजय वैसला जी की, अशोक चांदा जी और आपकी जो टीम रही इन लोगों की, इस टीम ने आपके साथ में सामंजस्य अच्छे से बिठाया, तभी ये साकार हो पाया मुख्यमंत्री जी। आपको एक बात बताऊं, दुनिया में सब कुछ टीम एफर्ट से चलता है। आज बीडी कल्ला जी यहाँ नहीं है, सम्माननीय हैं बहुत, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। यादव जी भी हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जिस व्यक्ति ने हमें समोसे ला करके खिलाए ना, उसका भी उतना ही योगदान है जितना सबका और का। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज अ टीम वर्क एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबॉडी। हाँ, अवाना जी ने बहुत सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया, गेरा जी ने तो एक्स्ट्रा सपोर्ट किया। इन द होल प्रोसेस वी हैव टू अंडरस्टैंड एज अ टीम वर्क इट इज गुड एंड इट टॉक्स अ लॉट अबाउट द फ्यूचर टीम वर्क। एटलीस्ट जो 1-1.5 महीने की जो मशक्कत रहेगी उसमें बहुत अच्छा रहेगा। आई एम वेरी हैप्पी। अब क्या मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं? पूरा एमबीसी समाज आपको सुन रहा है, उन्हें क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? यात्रा को लेकर मैं देता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं पूरे एमबीसी समाज को और खास करके एमबीसी समाज के युवाओं को एक बात कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से। दूसरों के झंडे उठाना बंद करें, अपनी पढ़ाई के झंडे उठाएं, नहीं तो अगला बंदा तो झंडा लेके आगे चला जाएगा और आपके हाथ में केवल डंडा रह जाएगा और वो डंडा आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। प्लीज स्टडी। आप 18 जो भी व्यक्ति 17 से लेकर के 25-27 साल की उम्र का है, उसको अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे, अपने करियर पे और अपनी जिंदगी बनाने के लिए करना चाहिए। जिसको पॉलिटिक्स करनी है करे, बट बच्चे हो जाएं, घर में कम से कम 20-25 लाख रुपए सेविंग आ जाए, उसके बाद जितनी पॉलिटिक्स करनी है करिएगा। जिसको पॉलिटिक्स एज अ करियर ऑप्शन चूज करना है, वो पॉलिटिक्स एज अ करियर ऑप्शन चूज करके उसमें आगे बढ़िए। बीच की मझधार में मत चले जाइएगा, डूब जाओगे भाई। ये मैं पूरे समाज को, एमबीसी समाज को तो कह ही रहा हूं, लेकिन बाकी हर समाज के हर युवा को मेरी तरफ से एक छोटी सी सिफारिश भी है और एक डायरेक्शन भी है। नहीं, यात्रा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? यात्रा के लिए अच्छा है, आइए, स्वागत है राजस्थान में। यात्रा की बात भी करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं राजनीतिक बात भी करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं सबको कि राजस्थान संस्कृतियों का प्रदेश है। हमें राजनीति संस्कारों से करनी चाहिए और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि यात्रा आ रही है, स्वागत होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अतिथि देवो भव का देश है, आना चाहिए, हम भी करेंगे, क्या दिक्कत है। सर, कुछ नेता हैं समाज के, राजनीति तो करते हैं लेकिन समाज के साथ आकर के खड़े नहीं हुए, उनके लिए क्या मैसेज है? 2023 क्या क्या प्रश्न है आपका? कुछ नेता हैं जो राजनीति तो करते हैं लेकिन समाज के साथ आके इस आंदोलन में खड़े नहीं हुए आपके साथ में। तो ये बैठे तो हैं,
ये समाज और जो नेता है जो नहीं है जो नहीं है वो आप उनसे पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं। अभी जिनके लिए आपने निशाना साधा, मैंने कोई नहीं साधा। सर उनका सवाल ये था कि आपकी फोटो को लेकर एक विधायक ने, आप ही के तबके के विधायक ने सवाल उठाया कि आप से मिले, क्या चर्चाएं हुई, क्या बातें हुई? अच्छी मीटिंग को अच्छी रहने। नहीं मैं दे देता हूँ, बहुत अच्छा सा जवाब दे देता हूँ इनको। हम तो सबसे मिलते हैं, ठीक है। कल मैं आपसे भी मिलूंगा, तो उसमें भी कोई राजनीति थोड़ी हो रही है। जिसके जैसे भरम वैसे उसके कर्म, ठीक है। मेरे को इसमें कुछ नहीं कहना। पूरा राजस्थान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, हम सब घर में भाई बहन ही हैं, कोई फर्क नहीं है किसी में। रोटी सबके घर में एक जैसी ही बनती है, किसी के घी ज्यादा है, किसी के कम है, कोई शक्कर खाता है तो कोई गुड़, ठीक है। मरते हैं तो सब एक ही जगह जाते हैं, तो ये कोई कॉन्वर्सेशन करने की बात ही नहीं। वी हैव टू राइज बिहाइंड दिस। अच्छा, एक जवाब दे दीजिए, आप चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे तो कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? ये समय बता देगा, ये आज का मुद्दा समय बताएगा, और आप जहां से बोलोगे मैं वहां से लड़ लूंगा। और मैं ऐसा नहीं हूं, मैं गंगानगर से भी लड़ लूंगा, मेरे को टेंशन नहीं। लड़ेंगे आप चुनाव तो लड़ेंगे? हाँ लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। इशू है सर, पाचना बांध को लेकर के कोई विवाद चल रहा है, वार्ता से बाहर जाते हैं, वहाँ क्या अपील आप करना चाहेंगे, वहाँ के लोगों से शांति बनाए? हाँ, पाचना बांध में मैंने देखा जो स्थानीय मंत्री हैं, नेताजी हैं, मंत्री नहीं है, एमएलए साहब हैं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है, तो मैं उसके लिए ये कहना चाहूँगा कि साहब गुर्जर मेहना की लड़ाई मत कराओ। पहली चीज़, हम बहुत समन्वय से रहते हैं। ये पाचना बांध का मैटर पानी वाले लोगों का और बिना पानी वाले किसानों का मैटर है, और कुछ भी हो जाए, ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, मैं तो 12 गांव बैंसला के साथ हूँ, गुडला के साथ हूँ, चाहे जो वो हुक्म देंगे वो होगा, और पटेल जो बोलेंगे वही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मसाला मिल गया? बीच में जो वार्ता चल रही थी उसमें बात बन गई है, ये वार्ता सफल हो चुकी है। रीट मामले पर फिर से जांच कमेटी बनाने पर सहमति बन गई है, और जो मांगे रखी गई थी गुर्जर समाज की ओर से, उन मांगों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद गुर्जर समाज ने इस पर संतोष जताया है और ये भी कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का भी स्वागत किया जाएगा। तो आज चौथा दिन था वार्ता का, लगातार वार्ताओं का दौर जारी था, लेकिन कहीं न कहीं दिक्कतें आ जा रही थी, बात नहीं बन पा रही थी, और आज चौथे दिन सरकार और गुर्जर के बीच जो वार्ता हुई है उसमें बात बन गई है, ये वार्ता सफल हो गई है। और अब एक नजर सिटी 70 पर, और उदयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत का एक्सीडेंट हुआ है। रणकपुर के घाटे में यह हादसा हुआ है। हादसे में प्रीति शक्तावत घायल हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रीति शक्तावत एक हादसे में घायल हुई हैं। और चलिए फटाफट अंदाज में कुछ खबरें देख लेते हैं। जयपुर से जेपी नड्डा ने बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा की